तो आज हम पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको जेईई नीट 11-12 में दूसरा चैप्टर है क्लास 11th के अंदर फिजिक्स में। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जब भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम अगर मोशन को देखते हैं तो हमें मोशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इस पे बात करनी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे ये कोई घड़ी है, ये अगर वॉच है, तो ये वॉच कहाँ रखी हुई है। अगर मैं बोलूं ठीक ना कि ये वॉच कहाँ रखी हुई है, तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए। एक्सिस चाहिए। जैसे मान लो अगर ये वॉच है तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी, मान लेते हैं इसके सेंटर से कितना दूरी पे है, एक्स पे है। वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो वाई एक्सिस पे कितना है, वाई डिस्टेंस पे है। और जेड पे, अगर जेड पे है तो ठीक है ना। हालांकि जेड इस पे दिख नहीं रहा है क्योंकि वो 2D ऑब्जेक्ट है तो जेड नहीं दिख रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है कि आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। पहले मैं इसको बिल्कुल जनरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे हाथ में एक क्या है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं कहता हूँ कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है या फिर इसका पोजीशन बताओ। तो आप मुझे पूछेंगे ठीक है ना कि इसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये राइट वॉल के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट वॉल के रेस्पेक्ट में, ऊपर वाले छत के रेस्पेक्ट में, या फिर पीछे वाले के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बहुत सारा आपके पास पोजीशन है ठीक है ना, जिससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसका ये बोलता हूँ कि आपको ये जो मेरे हाथ में बॉल है, इस बॉल का जो पोजीशन है वो ग्राउंड से कितना है, लगभग 3 मीटर से ऊपर है, ठीक है। तो ये उसका क्या किया, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने उसका रेफरेंस क्लियर कर दिया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे लाई कर रही है। अब इसके डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंसिस्टिंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ठीक है कि ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स वाई जेड, लेवल्ड एक्स वाई जेड एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इन तीनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या बोला गया है, ओरिजिन बोला गया है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। एंड सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट, और उसी को क्या बोला जाता है, रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने जो बोला तो क्या बोला कि अगर मेरे हाथों में मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या है ठीक है ना कि ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ से कितने दूरी पे है, तो x और y हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x का मतलब क्या हो गया कि x से कितनी दूरी पे है, और y का मतलब क्या हो गया, y से कितनी दूरी पे है। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस ले लिया, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ले लिया, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स x y z ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बोला गया, द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विथ ए क्लॉक इज टू मेजर टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें देखते हैं ठीक है ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बोला गया, वही चीजें हैं ठीक है ना कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इस घड़ी को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये जो घड़ी यहाँ पे रखी हुई है, इस घड़ी का क्या पोजीशन है, एक्स से क्या पोजीशन है, वाई से क्या पोजीशन है, और जेड से क्या पोजीशन है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जब भी हम मोशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट बोलेंगे और अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन बोलेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में हमें बोलना है। समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसी का कुछ और पार्ट्स है। पॉजिटिव डायरेक्शन, द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर कोऑर्डिनेट्स। अगर कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर वो डिक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रेस्ट। सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपना इसमें पढ़ने के लिए वो होता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, तो देखेंगे रेस्ट आखिर है क्या। ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस अभी नहीं बना रहा, ठीक है। मैं मान लो कि एक बस बनाता हूँ, ठीक है, ये एक बस है, ठीक है, BUS बस, ठीक है। रेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर इस बस का जो पोजीशन है, बस का जो पोजीशन है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग नहीं चेंज हो रहा है, मतलब 10 बजे जहाँ पे थी वहीं पे 11 बजे भी है, वहीं पे 12 बजे भी है, शाम तक इवन 5-6 बजे शाम तक भी बस वहीं पे रुकी हुई है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो टाइम इंटरवल था आपका 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का जो टाइम इंटरवल था, उस टाइम इंटरवल में ये जो बस थी वो एक ही पोजीशन पे रुकी रही, तो हम इस अवस्था को क्या बोलेंगे, रेस्ट का अवस्था बोलेंगे। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से भी ले सकते हैं दोनों चीजें। जैसे कोई इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, माउंटेन बिल्डिंग्स तो है ही, इसका एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो जो चेयर है, वो जो टेबल बेंच डेस्क है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। बाहर जो बाइक खड़ी हुई है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है ना। मान लेते हैं फैन जो ऊपर हैंगिंग है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट है, ठीक है ना, मतलब मूविंग ना हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो, रेस्ट पोजीशन है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन जो अपना पॉइंट आता है वो आता है मोशन। मोशन क्या होता है, अगर यही बस, इसी चीज को मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रेस्ट में कब था, जब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बदला। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, मान लेते हैं कि 10 बजे ये बस यहाँ पे थी और 11 बजे ये यहाँ पे आ गई, 11 बजे ये यहाँ पे आ गई, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। वो कितना भी हो सकता है, छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 10 बजे से लेके 11 बजे के अंतराल में इसका जो पोजीशन था वो पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब भी पोजीशन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी उस टाइम इंटरवल में मोशन कंडीशन में चली गई। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन बनेगा ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position is changing with respect to surrounding और frame of reference। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे चलती हुई बस, ठीक है, मूविंग कार, मूविंग बस, ट्रेन, क्रिकेट बॉल, कुछ भी जो चल रही है मूविंग कंडीशन में है वो मोशन का एग्जांपल है। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब क्या होते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन ए मोशन एबव 0 डिग्री केल्विन, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो उनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, वो जो मोशन है उसको हम कहते हैं, मतलब मोशन ही है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अच्छा, ये चीजें अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि जो रेस्ट है और मोशन है वो क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे, तो देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट विच इज रेस्ट कैन अल्सो बी इन मोशन साइमल्टेनियसली, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो एक साथ मोशन में भी है। समझेंगे इसको ध्यान से। एग्जाम्पल जैसे पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन आर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट they are in motion at the same time with respect to the other object like tree, buildings। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ सामने एक देखिए, एक ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और इसके सामने एक और ट्रेन चल रही है, ऐसे एक और ट्रेन चल रही है। दोनों का जो स्पीड है वो स्पीड, इसका भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड और इसका भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है कि रेस्ट में है, तो आपका आंसर आएगा कि सर ये तो रेस्ट में है, क्योंकि जितनी स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है उतनी स्पीड से ये भी ट्रेवल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ट्री है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ट्री है उसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, मोशन का। इसका कंडीशन क्या होगा, मोशन का। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों ट्रेन्स हैं, ये दोनों ट्रेन्स का अगर स्पीड सेम है तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन ये जो ट्री है या फिर कोई बगल में बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स है, उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन क्या है, मोशन कंडीशन में है। क्लियर है, आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़े।
रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, इसके बारे में देखते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि ये जो सन है, ये सन के चारों ओर अर्थ क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगर कोई, जैसे मैं अभी क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ, मैं मतलब ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा हूँ, ठीक है, मोशन हो रही है हमारी, लेकिन मेरे क्लास में जो बेंच डेस्क रखी हुई है, ठीक है ना, वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो अर्थ है वो अर्थ ही मोशन में है। तो एक बात बताइए कि अगर अर्थ ही मोशन में है तो क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने की चीजें हैं कि हमें किसी ना किसी को तो रेस्ट में एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे उस केस में आपने देखा कि एक ये ट्रेन है और एक दूसरा ट्रेन है। अगर इनका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और इनका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों का रिलेटिवली रेस्ट कंडीशन है। लेकिन ये जो ट्री है यहाँ पे या फिर माउंटेन पे कोई, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन क्या है, मोशन कंडीशन में है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेटिव टर्म्स आखिर क्या होते हैं। हमें अर्थ को तो मानना पड़ेगा कि अर्थ क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। हालांकि देखा जाए तो अर्थ खुद मोशन कंडीशन में है। तो ऐसे हम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि अगर हम अर्थ को रेस्ट कंडीशन में माने तो मेरे क्लासेस में जो भी बेंच डेस्क है, ठीक है ना, जो भी टेबल है, चेयर है, वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। समझ रहे हैं बातों को? In the examples of motion, a ball of car, man is considerable to be rest stationary condition माना जाएगा, but the man is standing on the earth. Man is standing on the earth is itself moves around the sun, well as rotate about the own axis. समझ रहे हैं? वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। Therefore, man is at rest with respect to earth, but rotating and revolving around the sun. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं, जैसे टेबल है, चेयर है क्लासेस में, तो वो टेबल चेयर जो मेरी क्लासेस में है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि अर्थ खुद अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? दैट्स व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो मोशन इन ए प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो हमें टोटल 3 टाइप के मोशन के बारे में स्टडी करना है। मोशन इन ए 1D, मोशन इन 2D और मोशन इन 3D। 3 टाइप के मोशन के बारे में हमें स्टडी करनी है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन उसके बाद इन जितने ये भी जो भी डेफिनेशंस वगैरह लिखे हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई रोड है, ठीक है, और ये रोड पे ये कोई बस है, ठीक है, जो चल रही है। ठीक है, ये बस है, रोड पे चल रही है। ठीक है, तो अभी ये सीधे रेक्टिलिनियर मोशन करेगी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जो पाथ ट्रेवल्ड है वो केवल और केवल क्या है, एक एक्सिस में है। ठीक है, तो जब एक एक्सिस में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा या फिर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम उसे कहेंगे 1D मोशन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, 1D मोशन। क्लियर? अब देखिए, ये बस चलती जा रही थी, कुछ देर बाद क्या हुआ, तो कुछ देर बाद हुआ ये कि यहाँ पे ना एक ब्रेकर आ गया। ठीक है, ब्रेकर आ गया, तो बस वाले क्या करते हैं, अपनी स्पीड को स्लो करते हैं और ब्रेकर बहुत आराम से क्रॉस करते हैं। मान लो अगर बस वाले ने क्या किया, ठीक है ना, कि ब्रेकर पे स्पीड कम नहीं की, तो अगर स्पीड कम नहीं करेंगे तो बस कहाँ उड़ के जाएगी, ऐसे। ऐसे थोड़ा सा जंप कर जाएगी बस। आप लोग समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूँ। तो बस जो जंप कर जाएगी तो आप देख पा रहे होंगे कि ये x तो ट्रेवल हो ही रहा था पहले से, अब क्या ट्रेवल हो गया, अब y भी ट्रेवल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि ये जो आपका एक्सिस है ये x है, ये जो एक्सिस है ये y है और ये जो एक्सिस है ये z है। ठीक है, तो x ट्रेवल हो ही रहा था और ब्रेकर पे, हालांकि ब्रेकर पे चढ़ने के बाद भी थोड़ा सा y ट्रेवल हो ही जाता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं गाड़ी स्लो भी जाती
तो भी ये थोड़ा सा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस y तो ट्रेवल हो ही जाता, देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा y डिस्टेंस ट्रेवल हो ही जाता है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया कि मान लेते हैं अगर ब्रेक नहीं लगती है तो x भी ट्रेवल हो गया और y भी ट्रेवल हो गया। तो दो तरीके का मोशन आप लोग समझ पा रहे होंगे। पहला तो 1D मोशन, जब ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रेवल करे, और दूसरा 2D मोशन, जब ऑब्जेक्ट x और y दोनों में ट्रेवल करे। समझ पा रहे होंगे। अब इन दोनों के डेफिनेशंस को देख लेते हैं। 1D मोशन क्या होता है, तो 1D मोशन के बारे में क्या लिखा है, The motion of the object is said to be one dimensional if one of three coordinate is required to be specified with respect to time. It is also known as rectilinear motion. मतलब तीनों एक्सिस में केवल एक एक्सिस पे ही बॉडी ट्रेवल कर रही है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। इन सच मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। आपने देखा ये जो बस थी पहले वो कहाँ चल रही थी, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही थी। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ए ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट ट्रैक, अगर कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चलती है तो वो क्या होता है, वन डायमेंशन मोशन होता है। ए मैन वॉकिंग ऑन ए नैरो लेवल्ड रोड, ठीक है ना। अगर कोई आदमी है जो पतली रस्सी पे पगडंडियों पे, खेत के पगडंडियों पे अगर कोई चलता है तो वो क्या होता है, वन डायमेंशन मोशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशन मोशंस के बारे में। टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, वही चीज है, एक्स तो पहले ट्रेवल हो ही रहा था और अगर ब्रेक ना लगाया तो वाई भी ट्रेवल हो गया, ठीक है ना। तो एक्स ट्रेवल हुआ और साथ में वाई ट्रेवल हो गया। तो ये एक्स और ये वाई दोनों ट्रेवल हो गए। इसका मतलब है कि पहले वाले में केवल एक एक्सिस ट्रेवल हुआ था, दूसरे वाले में दो एक्सिस ट्रेवल हुआ। तो दो एक्सिस मतलब क्या, 2D। दो एक्सिस का मतलब 2D मोशन। इसमें आप देख पा रहे होंगे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट। वहां पे वन कोऑर्डिनेट की बातें हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट की बातें हो रही है। दो कोऑर्डिनेट रिक्वायर टू स्पेसिफाइड विद द टाइम। टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, पहले वाले में एक कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा था। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जैसे एंट मूविंग ऑन ए फ्लोर, बिलियर्ड्स बॉल मूविंग इन बिलियर्ड्स टेबल्स। जैसे इसका सिंपल ये भी एग्जाम्पल्स है। बहुत मतलब कॉमनली एग्जाम्पल आपका क्या है, तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फुटबॉल। जब हम मैच खेलते, फुटबॉल नहीं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे फुटबॉल है, ये कोई बॉल है, ठीक है ना, ये मूव करते हुए आई, यहाँ पे मूव करते हुए आई, यहाँ पे जैसे ही किसी ने इसको किक किया, जैसे ही प्लेयर इसको किक करते हैं तो फुटबॉल ऊपर की तरफ उठ के जाती है। मतलब ये एक्स भी ट्रेवल हो गया और ये वाई भी ट्रेवल हो गया। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, आगे आप लोग पढ़ेंगे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन। तो नाम से ही क्लियर हो गया कि 1D में वन डायमेंशन में एक डायमेंशन का चेंज था, 2D में दो डायमेंशन का चेंज है, और 3D में आपको पता होगा तीनों डायमेंशन का चेंज है। तो तीनों डायमेंशन का चेंज है, तो इसका मतलब आप सोच के देखो कि ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल को आप अगर ऐसे हाथ में लेके छोड़ दोगे और उस पर फूंक मारोगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल का मोशन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में, वो एक्स वाई जेड तीनों में मूव करते हैं। जिधर से हवा आ गई उधर मूव हो गए, जिधर से हवा आ गई उधर मूव हो गए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल, डेफिनेशन लगभग क्लियर ही होगा। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटेड स्पेसिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट में चेंजेस होगा, ठीक है ना। जैसे फ्लाइंग एरोप्लेन, बर्ड्स, काइट, ईटीसी, ठीक है ना। ये बहुत सारी जो भी चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके भी बैलून फुलाए और बैलून को हवा में छोड़ दिया, ठीक है, तो जिधर से हवा का स्पीड होगा वो उधर चला जाएगा, उसका कोई स्पेसिफाइड मोशन नहीं है। जैसे कोई गैस कंटेनर है, ठीक है, गैस कंटेनर में ये गैस है, ठीक है, तो गैस कंटेनर में अगर ये गैस है तो वो पूरे कंटेनर में वो किसी भी दीवार पे जाके हिट कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, उसका कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों में डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में मोशन एक साथ हो जाता है उसका, ठीक है। तो हम ये समझ पा रहे होंगे कि 1D, 2D और 3D क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पाथ, जैसे आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बच्चा है, ये बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक गया,
ठीक है, और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक गया। तो सबसे पहले जो पॉइंट है अपना, वो पॉइंट है डिस्टेंस का। डिस्टेंस आखिर होता क्या है, ठीक है, देखेंगे। डिस्टेंस को समझने के लिए हमें पाथ को समझना जरूरी है कि आखिर पाथ क्या होता है। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता जो हमने नहीं बनाया, जो पहले से बना हुआ है। जैसे ये बच्चा आप देख पा रहे होंगे, तो ये बच्चा यहाँ से वहां गया और फिर जिधर रास्ता था उधर चला गया, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द सक्सेसिव पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स पाथ। मतलब एक पॉइंट से, जैसे मैं अगर इसको नाम दूं ए, इसको मैं नाम दूं बी और इसको नाम मैं दूं सी, तो ए से लेके बी तक जो रास्ता पहले से बना हुआ था और बी से लेके सी तक जो रास्ता पहले से बना हुआ था, उसको हमने क्या बोला, ठीक है ना, कि जो ऑलरेडी पहले से मेडिट है, वो बना हुआ है, उसी पे अगर हम चल रहे हैं तो हम जो जितना भी डिस्टेंस, जितना भी हमने पाथ लेंथ कवर किया, उसी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन के बीच में जितना भी पाथ लेंथ कवर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये कोई बच्चा है जो ए से लेके बी तक गया, तो ए से लेके बी तक गया तो कितना डिस्टेंस था? 5 किलोमीटर। फिर बी से लेके सी तक गया तो कितना डिस्टेंस था? 2 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा इसका, वो डिस्टेंस कितना आएगा? 5 प्लस में 2, डेट मीन्स 7 किलोमीटर। समझ पा रहे होंगे? जैसे यहाँ पे है, ये बच्चा है पहले जो ए से लेके ए पॉइंट से बी पे गया, ठीक है, 5 किलोमीटर, और एक बार गया और फिर दूसरी बार रिटर्न ए पे आ गया, तो 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 जाना और प्लस में 5 आना, डेट मीन्स 10 किलोमीटर। पता है, ठीक है ना? आप लोगों को सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ, ठीक है। ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सेम उसी डायग्राम में हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए, ये जो बच्चा है, उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? तो ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर वो कहाँ गया? फिर वो गया बी पे, और बी से फिर कहाँ गया? सी पे। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इसका कितना हुआ था? डिस्टेंस हुआ था 5 किलोमीटर प्लस में 2 किलोमीटर, डेट मीन्स 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? तो इनिशियल से लेके और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पे हम देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेजर कर लेंगे। तो इसमें हमें बने बनाए रास्ते पे नहीं चलना है, हमारा अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये इनिशियल पॉइंट का और ये फाइनल पॉइंट का, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तब पता है आपको कि जो भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करना होता है तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो टोटल अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो स्ट्रेट लाइन बनाने से जो भी हमारे पास आएगा, अगर ये यहाँ पे 90 होता, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, अगर ये 5 होता और अगर ये 2 होता, तो अगर ये 90 होता तो हमें डायरेक्ट पाइथागोरस लगाने के बाद 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कर देते, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता? डिस्प्लेसमेंट आ जाता। सेम उसी में जब बच्चा ए से लेके बी तक जाता है, ए से लेके बी तक जाता है, तो ए से लेके बी गया और फिर बी से ए आ गया, तो ए से बी जाना और बी से ए फिर से आना, तो अपने इनिशियल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट फिर से आ चुका है। तो अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने पे, ठीक है ना, जो आपको मिलता है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा हम और बातें करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है।
और भी बहुत सारे रास्ते हम बना सकते हैं, जैसे ये पाथ, ये 1, ये 2, ये 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3, ठीक है ना। इन सब में 1 और 3 ये क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन 2 क्या है, 2 डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन सबसे कम है। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ए से लेके बी तक के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जिस पे हम बात करते हैं। जैसे डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो डिस्टेंस में हमने अपना रास्ता खुद नहीं बनाया, जो पहले से रास्ता बना हुआ था हम उस पे चलते रहे, ठीक है ना, और ए से लेके बी तक के पॉइंट पे हम पहुंच गए। तो इसलिए हमें उसमें कोई भी डायरेक्शन से मतलब नहीं था, वो पहले से था, बना हुआ था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हम अपना डायरेक्शन खुद बनाते हैं। अगर हम यहाँ से ए से चले और बी पे अगर हल्का सा भी ऐसे घूम गए, ठीक है ना, तो वो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या, एक फिक्स नाक के सीधे में चलना पड़ेगा। अगर मुझे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना है, हल्का सा भी भटके तो वो डिस्टेंस कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जहां जबकि आपने पीछे वाले डायग्राम में देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पे, ए से बी पे गया, बी से ए पे अगर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? स्केलर और वेक्टर आप लोगों ने पिछले क्लास में भी, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, ठीक है। वेक्टर वैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। वेक्टर के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर है, मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने से पहले वेक्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वेक्टर ये मत समझना आप, ठीक है ना, कि ये बस इतने पढ़ा के ही वेक्टर खत्म हो गया, नहीं। वेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, उसमें लगभग 4-5 क्लासेस पढ़ाना पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। तो अगर वो पहले कहाँ गया, पहले गया जब भी हम इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। डायरेक्शन, इसको हम लेंगे ईस्ट, इसको लेंगे वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर? ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले कहाँ गया, तो मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 10 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट में कितना जाएगा, 20 मीटर, तो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखेंगे आप ध्यान से, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे आके रुका हुआ है, तो ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। अब जब भी कोई 10 मीटर नॉर्थ गया और 20 मीटर ईस्ट गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने से पहले मैं ये सोचूंगा कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस के लिए आप बोलेंगे बहुत ही सिंपल हो गया कि सर ये तो 10 प्लस में 20 डेट मीन्स 30 मीटर आ गया। वेरी गुड, डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये उसका इनिशियल पॉइंट और ये उसका फाइनल पॉइंट, इन दोनों को हमने एक हाइपोथेटिकली लाइन से जोड़ा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली लाइन से जोड़ दिया,
ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज करते हैं। सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, ओ ए बी। तो आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं हमें हाइपोटेनस चाहिए, ये क्या हो गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया आपका P और ये क्या हो गया B। तो P कितना है और B कितना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, P कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, और B कितना, तो B 20, तो 20 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया 100, और प्लस में 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 500 मीटर, 500 मीटर आ गया। तो एच इक्वल टू में कितना आ जाएगा अंडर रूट 500 मीटर। और आपको पता होगा कि जो 400 होता है, अगर यहाँ पे अंडर रूट 400 होता, अंडर रूट 400 होता तो इसका आंसर कितना होता 20 मीटर। लेकिन अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये 500 है तो 20 से ज़्यादा आएगा, 20 से ज़्यादा। अब ऑप्शन के हिसाब से मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये होगा क्या, नहीं होगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ये होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, 25.5, जब 25 ही नहीं हुआ तो क्या 25.5 होगा क्या, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया 25.5। वैसे भी अगर आप स्क्वायर फाइंड करना चाहेंगे तो इसका आंसर वही आएगा 25.5 मीटर। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको ऑप्शन देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये तो पक्का नहीं होगा। वैसे भी 4 ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला प्रोसेस समझते हैं तो आपको 2 ऑप्शन पक्का दिख जाएगा कि ये तो पक्का नहीं होगा। 2 ही ऑप्शन पे काम करना होता है। जेई नीट में जब भी क्वेश्चन करते हैं तो 2 ऑप्शन ऐसे बहुत करीबी वाले होते हैं, बाकी 2 ऑप्शन तो दूर दूर वाले होते हैं, तो वो आप ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम वो भी देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पर्सन मूव्स, तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो क्या करना है, हमें सबसे पहले डायरेक्शन सेंस बनाना है। डायरेक्शन सेंस बनाने के बाद हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, डायरेक्शन सेंस। ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब एक एक लाइन करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर, 30 मीटर कहाँ जा रहा है, 30 मीटर जाना है उसको नॉर्थ में। तो मान लेते हैं ये 30 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी चल के यहाँ पे आ गया 30 मीटर। ठीक है, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो नॉर्थ आ चुका है और ईस्ट जाएगा, तो 20 मीटर ईस्ट में आ गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो 30 मीटर तो नॉर्थ आ गया, 20 मीटर ईस्ट चला गया। अब इस पॉइंट से उसको कहाँ जाना है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला, एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये साउथ वेस्ट जिस पोजीशन पे है वहां से 30√2 मीटर साउथ वेस्ट में जाना है। अब देखेंगे ध्यान से, इस पोजीशन पे हमें साउथ वेस्ट बनाना है। इस पोजीशन पे ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया इधर क्या हो गया वेस्ट, ऊपर क्या हो गया नॉर्थ और नीचे क्या हो गया साउथ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट के लिए आपको पता होगा कि अगर मैं इसको ईस्ट बोलता हूँ और इसको क्या बोलता हूँ नॉर्थ बोलता हूँ, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साउथ वेस्ट। समझ पा रहे होंगे। जिस पोजीशन पे है वहां से हमें बिल्कुल, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 45 डिग्री, और अगर वर्टिकल की बात करें तो वहां से भी 45 डिग्री पे उसको नीचे लाना है। समझ पा रहे होंगे। अब यहां से उसको ऐसे आना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका साउथ वेस्ट। समझ पा रहे हैं। साउथ वेस्ट में कितना चलना है, साउथ वेस्ट में चलना है 30√2, तो 30√2 मीटर। समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, तो मान लेते हैं कि 30√2 यहाँ पे कहीं पे आ गया। ठीक
ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भले पुराने साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। 30 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 30 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है। 20 मीटर ईस्ट गया, 20 मीटर ईस्ट गया। देन फाइनली 32 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वहां से मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट कैसे होगा, तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री, वर्टिकल से भी 45 डिग्री, बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से बिल्कुल बीच होते हुए हमने 32 मीटर उसको चला दिया। ठीक है, अब बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया इनिशियल, और मान लेते हैं कि ये हो गया उसका फाइनल। हमें पता नहीं कि कहाँ पे, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो वो हो सकता है इसी लाइन पे कहीं पे हो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि अगर ये 30 है और अगर ये 20 है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? तो देखिए जरा, मैंने क्या लिखा, इसको लिखा मैंने 20 और इसको लिखा मैंने 10। क्या मैं लिख सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 10। क्या मैं 30√2 को 20√2 प्लस में 10√2 लिख सकता हूं क्या? ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो मैंने इतने पार्ट को, इतने सारे पार्ट को मैंने लिखा 20√2 और इतने पार्ट को लिख लिया 10√2। समझ पा रहे हैं? अभी बस मैंने ब्रेक किया है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो इस लाइन पे है कि नहीं है, लेकिन बस मैंने ब्रेकिंग किया। ठीक है ना, कि अगर ये 30 था तो उसको 20 और 10 में लिख लिया, और ये 30√2 था तो 20√2 प्लस में 10√2 लिख लिया। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने अभी बनाया, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हो सकता है 30 का जो हमने पार्ट किया 20 और 10 का, वो हो सकता है 15 और 15 हो, वो हो सकता है 18 और 12 हो। ठीक है, जैसे ये 20√2 प्लस में 10√2 किया, ये हो सकता है 18√2 प्लस में 12√2 हो। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो जो मैंने यहाँ पे इसको तोड़ा है, उसको वेरीफाई करते हैं कि जो मैंने तोड़ा है वो सही तोड़ा है कि गलत तोड़ा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये 20 है और अगर ये 20 है और उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो उसका जो हाइपोटेनस होगा वो 20√2 होगा। बोले सर कैसे पता कि 20√2 होगा? चलो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हमने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि अगर किसी भी ट्रायंगल में 20 बेस है और 20 परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस कितना होगा 20√2। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? फॉर्मूला पढ़ा है h² इक्वल टू में p² प्लस में b²। p कितना 20 का स्क्वायर और b कितना, वो भी कितना 20 का स्क्वायर। 20 कितना मतलब 400 और ये भी कितना 400। डेट मीन्स ये कितना हो गया 800। तो h² इक्वल टू में कितना 800, तो h इक्वल टू में कितना 20√2। क्या ये वेरीफाई हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने ब्रेक किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो 20 इधर आ गया, 20 इधर आ गया, तो ये ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं? अब हम दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा अपना? ये जो ट्रायंगल है इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो ट्रायंगल है ये 10√2 और ये 10, ठीक है ना, वो हमने सही किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 20√2 है वो बिल्कुल सही हमने ब्रेक किया है। तो रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग बच गया 10√2। अब जैसे हमारे पास ये 10√2 हमारे पास है और यहाँ पे कितना है 10, तो अब इस केस में देखेंगे इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हमारे पास है, ठीक है ना, और ये 10 है, हमारे पास बेस नहीं है, हमारे पास बेस नहीं है। तो बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, वही फॉर्मूला h² इक्वल टू में कितना p² प्लस में b²। तो h कितना 10√2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 10 का स्क्वायर और h² कितना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10√2। तो डेट मीन्स 100 इंटू में 2 इक्वल टू में 100 प्लस में h²। तो 200 माइनस में 100 इज इक्वल टू में h²। तो h² इक्वल टू में कितना 100 नहीं, h नहीं, b का स्क्वायर, b²। तो b² इक्वल टू में कितना 100, तो b इक्वल टू में कितना अंडर रूट 100। तो बेस कितना आ गया
10 मीटर, मतलब वो अपने इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। आप देख पा रहे होंगे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये उसका इनिशियल पोजीशन और ये उसका फाइनल पोजीशन। तो 10 मीटर कहाँ पे है? वेस्ट डायरेक्शन में। कौन सा ऑप्शन? 10 मीटर अलोंग वेस्ट डायरेक्शन। समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो अगला क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है ना, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है? तो रेडियस आर। क्लियर? तो एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। 1 रिवोल्यूशन, 1 या फिर 1 राउंड टेक्स 40 सेकेंड। एक राउंड पूरा घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। अगर यहां से इनिशियल पॉइंट है, यहां से अगर वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है और फिर यहीं पे आ जाता है तो उसको कितना लगा? 40 सेकेंड लगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला क्वेश्चन ने? व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 मिनट 20 सेकेंड में? थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं अच्छे तरीके से। आप देख पा रहे होंगे टोटल टाइम जो गिवन है, टोटल टाइम जो गिवन है हमारे पास वो कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 60 सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में 20, तो 120 प्लस में 20 इज इक्वल टू में 140 सेकेंड, 140 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल हमारे पास टाइम है 140 सेकेंड और एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड का। तो पूछा है, ठीक है ना, कि एंड ऑफ जब 2 मिनट 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलिए आइए देखते हैं, मिलके काम करते हैं। देखिए पहला, फर्स्ट राउंड कंप्लीट तो 40 सेकेंड, सेकेंड राउंड कंप्लीट तो 40 सेकेंड, थर्ड राउंड कंप्लीट फिर अगेन 40 सेकेंड। कितना हो चुका है? 120 हो चुका है। अभी भी 20 सेकेंड बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो तीसरे राउंड में, तीसरा राउंड तो कंप्लीट हो गया, चौथे राउंड में जब यहां से ये यहां जाएगा तो यहीं रह जाएगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया। 20 सेकेंड ही अब बचा हुआ था। तो इनिशियल ये और फाइनल क्या? ये। समझ पा रहे हैं? 3 राउंड तो पूरा कंप्लीट हुआ, लेकिन चौथे वाले में जब वो इनिशियल पॉइंट से चला तो बिल्कुल अपने अपोजिट साइड जाके रुक गया। समझ पा रहे हैं? अब ये इसका 140 सेकेंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, 140 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये फुल रेवोल्यूशन, ये फुल रेवोल्यूशन, ये फुल रेवोल्यूशन और ये क्या? हाफ रेवोल्यूशन। तो यहां से लेके यहां तक अगर जाना है तो ये एक आर और ये दूसरा आर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या? ये आर प्लस में आर कितना? 2r। समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर इसी में बोलता कि टोटल डिस्टेंस कवर करो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। मैं ये बता रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करो, तो आप मुझे बताइए कि ये 40 सेकेंड में कितना चला? 2πr। यहां से चला, घूम के यहीं पे आ गया। फिर इस 40 सेकेंड में कितना चला? तो 2πr, यहां से फिर से यहां घूम के आ गया। फिर अगेन कितना चला? तो 2πr, यहां से यहां आ गया। देन 20 सेकेंड में, लास्ट 20 सेकेंड में देखेंगे ध्यान से, लास्ट 20 सेकेंड में यहां से चला लेकिन यहां पे रुकना पड़ गया क्योंकि टाइम खत्म हो गया। तो ये कितना टोटल? अगर 2πr तो आधे का कितना? आधा सर्कमफ्रेंस कितना होता है? πr। तो आधा सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? πr। तो 2 4 6 और 1 7, 7πr। ये क्या निकाला आपने? ये निकाला डिस्टेंस। समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या होता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्पीड।
द टाइम रेट एट विच डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू में क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। क्लास 9 से आप लोग कितनी बार पढ़ते आ चुके हैं, क्लास 7 में भी थोड़ा थोड़ा सा है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, नेवर बी निगेटिव। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता, या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है। स्पीड ऑफ ए रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। जो गाड़ी में मीटर्स लगे हुए होते हैं तो वो क्या करता है, कितनी स्पीड आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। वो स्पीडोमीटर क्या करता है, वही बताता है कि आप कितने स्पीड पे गाड़ी को रन कर रहे हैं। बाइक्स कार सब में लगी हुई होती है। स्पीड इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस में। तो सीजीएस में किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में एसआई में करते हैं। और कहीं कहीं पे किलोमीटर पर आवर में भी दिया रहता है, ठीक है ना। जैसे किलोमीटर पर आवर इन ए प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इन्वॉल्व आर इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे ट्रेन ट्रेवल करते हैं, बस ट्रेवल करते हैं, तो हम ये देखते हैं, ठीक है ना, कि वो हमें 1 सेकंड में तो पूरा नहीं हो जाता, 2 सेकंड में तो पूरा नहीं हो जाता है। हमें किसी से एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जैसे मान लो बिहार से दिल्ली जाना है, ठीक है ना, तो हमें ये पता है, ठीक है ना, कि ट्रेन को कम से कम 24 आवर्स कंटिन्यूस रन करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर हम सेकंड में काम करेंगे तो बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा, बहुत लार्ज नंबर लिखना पड़ेगा 36,224 सेकेंड लग गया जाने में। अरे उतना क्यों बोलने की जरूरत है, ठीक है ना, बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, सीधे 24 आवर्स बोल दो, ठीक है। तो समझ पा रहे होंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पहले सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में, जैसे मैं अगर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताऊं तो ये देखिए, पहले सेकंड में 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, कंटिन्यूसली रन करती हुई जा रही है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पूरा डेफिनेशन देखेंगे। ए पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि ये पोजीशन और ये टाइम के ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। वेरिएबल का दूसरा नाम नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इफ ए पार्टिकल ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर स्मॉल दिस इंटरवल में भी, ठीक है ना। अगर वो इंटरवल इक्वल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में कोई ट्रेन थी, वो ट्रेन एक स्टेशन से चली, तो वो क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से कभी इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके होंगे तो उसमें ना लीवर खींचने वाला होता है, तो वो ऐसे एक्सीलरेटर नहीं होते, ठीक है ना, कि बार बार ऐसे बिना मतलब के भी खींचते जाओ, ठीक है, लीवर होता है। तो लीवर को अगर एक बार अप कर दिया तो जितने स्पीड पे ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो वो कंटिन्यूसली दूसरे स्टेशन से पहले या फिर दूसरे ब्रेकर से पहले कम नहीं करते। ड्राइवर को जब लगता है तब वो कम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही कम केस में ही होता है, ठीक है। तो एक स्टेशन से जब ट्रेन निकली और दूसरे स्टेशन पे जब ट्रेन पहुंची तो जो उसका स्पीड था वो कांस्टेंट हो गया, मतलब बीच में कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, वो उड़ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो स्पीड कांस्टेंट हो गया, मतलब 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसके अगले सभी में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता हुआ चला गया। नॉन यूनिफॉर्म के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप स्कूटी घर से निकाले, रास्ता आपको साफ दिखा, आपने स्कूटी चलाई, ठीक है, पूरे 60 के स्पीड पे लेके चले गए, ठीक है, अचानक आपको ट्रक दिखता है, यमराज दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही यमराज दिखते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारा, ठीक है ना, स्कूटी का स्पीड कहाँ गया, 10, 20, कभी कभी 0 भी चला जाता है, ठीक है। तो स्पीड ऊपर हुआ था, फिर डाउन आ गया, फिर आप मार्केट में घुसे, फिर स्पीड ऊपर, फिर नीचे, कभी मार्केट में जाम लग गया, ठीक है, तो कुछ देर के लिए रुकना भी पड़ता है। तो ये जो स्पीड है आपकी, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का एक ही ग्राफ है, इसके अलावे जितने भी ग्राफ बनाए हैं आप, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, कुछ भी बनाओ, यूनिफॉर्म का एक ही ग्राफ है। उसके अलावे पोजीशन और टाइम का जो भी ग्राफ आप बनाओगे
वो सारा का सारा ग्राफ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा। क्लियर है? तो समझ पा रहे होंगे इसको। एवरेज स्पीड बहुत ही अच्छा टर्म है। एवरेज स्पीड क्या होता है? When a body moves with variable speed, the average speed of the body is the ratio of total distance traveled by to the total time taken। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जितना भी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बना देखेंगे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ये मानता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 पार्ट्स में है, जैसे मैंने बोला x1 प्लस में x2 प्लस में x3, तो इसमें लगने वाला जो टाइम होगा वो टाइम भी कितना होगा, t1 प्लस में t2 प्लस में t3। फॉर्मूले को आप समझ पा रहे होंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मैं वही कहता हूं कि ये इंटरवल है x1, दूसरा इंटरवल है x2 और तीसरा इंटरवल है क्या, x3। x1 x2 x3 टोटल जो इंटरवल है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और टोटल जो टाइम लगा, अब x1 ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, तो t1 टाइम लगा। x1 ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t1, x2 में टाइम कितना लगा, t2, और x3 में टाइम कितना लगा, t3। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको और अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक छोटा सा फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू में क्या, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ा। ये जो x है ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये जो t है वो क्या है, टाइम है। तो क्या मैं इसको स्पीड को अगर मैं v से रिप्रेजेंट करूं तो x अपॉन में t रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और पहले इंटरवल के लिए v1 x1 t1 लिख सकता हूं। तो x1 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, x1 इक्वल टू में v1 और इंटू में t1 लिख सकता हूं। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो क्या मैं इसको x1 को रिप्रेजेंट, x1 को हटा के v1 t1 लिखूं और फिर x2 को हटा के v2 t2 लिख सकता हूं, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। नया फॉर्मूला नहीं, इसी का मतलब नेक्स्ट फॉर्म बन जाएगा। क्या होगा, v1 t1 प्लस में v2 t2 प्लस में v3 t3 डिवाइडेड बाय कितना, t1 प्लस में t2 प्लस में t3। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, चलो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब इसका अलग फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म और भी क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम है इसको भी दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम को यहाँ लेके चले जाए और स्पीड को यहाँ लेके आ जाए, तो वो भी बहुत सारा इसका फॉर्म है जो हम अब आगे चल के चेंज करेंगे। 2 पार्टिकल के लिए जैसे मतलब x गया x आया तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, 3 पार्टिकल के लिए, 3 इंटरवल के लिए, तो ये सारे शॉर्टकट्स पे हम काम करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, ए पार्टिकल कवर, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक डिस्टेंस मानता हूं, ठीक है, कि लेट डिस्टेंस बी x। टोटल डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस x मान लिया। क्लियर? ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस x/2, 2 पार्ट में इसको करना है, और x/2, आधा डिस्टेंस कितने से ट्रेवल हुआ, v1 से, एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड कितना, v2 से। तो क्या बोला गया, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है कंप्लीट जर्नी से। क्वेश्चन को समझेंगे सही से, ये a से b गया और b से c गया, तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना, x, आधा कितना, x/2 डिस्टेंस कितने से चला, v1 से, और x/2 डिस्टेंस कितने से चला, v2 से। समझ पा रहे हैं? फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है VAV इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन t1 प्लस में t2। क्लियर है? क्या हमारे पास x1 है कितना है, x/2 है। क्या हमारे पास x2 है, वो भी है, कितना है, x/2 है। क्या हमारे पास t1 है,
नहीं है, t1 नहीं है यहाँ पे। ये जो x/2 है वो क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, स्पीड है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या मैं इसको टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकता हूं क्या? बताइए आप लोग, क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? अच्छा, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है x/2, तो मैं x/2 को यहाँ पे रखूंगा, x/2। और स्पीड कितना है, v1, तो मैं v1 को भी यहाँ पे रखूंगा। तो क्या मेरे पास x/2v1 ये टाइम आ गया, और ये जो टाइम आया मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ t1 से, क्योंकि ये मैंने t1 टाइम का बताया है। तो क्या मेरे पास t1 आ गया, t1 कितना आ गया, x/2v1। ऐसे ही मैं यहाँ पे t2 सिमिलरली t2 इज इक्वल टू में x/2v2। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास टाइम अब आ चुका है, उस टाइम को हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्या पुट किया हमने, x/2v1 प्लस में x/2v2। क्लियर है? अब टोटल को इसको सॉल्व करेंगे। ये x/2 प्लस में x/2 कितना, x। यहाँ पे जो एलसीएम है इन नीचे वाले टर्म्स का 2v1 और 2v2 का एलसीएम कितना, 2v1v2। समझ पा रहे हैं? ये जो नीचे वाला टर्म्स था उसका एलसीएम कितना आ गया, 2v1v2। अब ये जो टर्म है 2v1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, xv2। समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये जो नीचे का एलसीएम था उसको हमने क्या किया, 2v1 से डिवाइड किया, तो 2v1 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, v2। जो v2 टर्म्स जो बचा उसको हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, xv2 प्लस में क्या होगा, xv1। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो x है यहाँ पे क्या आ गया, 2v1v2, और ये जो x है ना, उस x को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x कितना, v1 प्लस में v2। अब इसको थोड़ा सा वहां पे स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ x डिवाइड बाय कितना, x इंटू में v1 प्लस में v2, और ये जो नीचे वाला टर्म्स है ना उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, कितना, 2v1v2। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस में v2। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 में नीट में मेंस में, मतलब जब AIPMT के एग्जाम होता था तो उसमें प्री और मेंस हुआ करते थे एम्स के लिए, ठीक है ना? तो ये उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम कराएंगे, ठीक है? आप बने रहिए, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन जेईई नीट के सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।